दोस्तों सबाल खैर, आज 21 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। लेबनान में इजरायली हमले, बैरूत पर बमबारी की उठी पुकार, गजा में रोबोट से तबाही, सीरिया में बारूदी मौत का वार, ईरान पर वेंस का बयान, तुर्की पर इजरायली प्लान से नाटो में सवाल, इमरान फिर जेल पहुंचे, नाइजीरिया में बच्चों की मौत ने किया बेहाल। एक तरफ जंग की तपिश, दूसरी तरफ सियासत का बढ़ता टकराव। दुनिया की इन बड़ी खबरों से आज चारों तरफ मचा है बवाल। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर लेबनान से, जहां एक बार फिर इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। खबर के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने दक्षिण लेबनान के दो अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया। पहला हमला कफर रुमानी कस्बे के इलाके में हुआ, जबकि दूसरा अली अल ताहिर हाइट्स की पहाड़ियां बनी हैं। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और आसमान में धुआं उड़ता दिखाई दिया। हालांकि अभी तक इन हमलों में किसी के मारे जाने या घायल होने की पक्की जानकारी सामने नहीं आई, यानी नुकसान कितना हुआ है इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इजराइल की तरफ से अभी तक इस कार्रवाई की कोई साफ वजह बताई नहीं गई। लेकिन दोस्तों, दक्षिण लेबनान पहले से बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में इजरायली जेट्स की नई बमबारी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इलाके में हालात फिर से टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत और सीज फायर की बातें होती हैं और दूसरी तरफ आसमान में बम बरसने लगते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र दक्षिण लेबनान पर है, क्योंकि छोटी सी कार्रवाई भी बड़े टकराव का रास्ता खोल सकती है। दोस्तों अब रुख करते हैं अमेरिका और ईरान की, जहां अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर जेडी वेंस के एक बयान ने बहस छेड़ दी। वेंस ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तब तक अमेरिका का फोकस इसी खतरे पर रहेगा और राष्ट्रपति यानी सदर ट्रंप पहले ही इस मामले में कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों विवाद सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। वेंस ने इसके बाद ईरान पर लगाए गए दबाव और प्रतिबंधों की बात करते हुए ऐसा बयान दिया जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही। उन्होंने दावा किया कि 90 मिलियन से ज्यादा ईरानियों पर आर्थिक दबाव डालने की अमेरिकी क्षमता ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा काम किया है। यानी सवाल ये है कि अगर किसी देश के पास परमाणु बम नहीं है तो फिर उस देश की पूरी आबादी पर इतनी भारी आर्थिक दबाव डालना किस हद तक सही है। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती हैं और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और दोस्तों यही वजह है कि इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान को बातचीत की तरफ लाना चाहता है तो फिर इतना दबाव आखिर उसे दोस्त बनाएगा या दुश्मनी और बढ़ाएगा। क्योंकि दुनिया का इतिहास बताता है कि लंबे वक्त तक आर्थिक दबाव झेलने वाले देशों में गुस्सा कम होने के बजाय कई बार और बढ़ जाता है। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे की कहानी किस तरफ जाती है। दोस्तों अब आते हैं ऐसी खबर पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने तुर्की की उन सैन्य ताकतों के खिलाफ संभावित हमलों की योजना पर विचार किया जो सीरिया या कब्जे वाले साइप्रस में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट इजरायली अखबार इजराइल हायोम के हवाले से सामने आई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल नाटो को लेकर खड़ा होता है। तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो का मशहूर आर्टिकल 5 कहता है कि किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी सदस्य सामूहिक सुरक्षा के लिए सामने आ सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में जिस दलील का जिक्र किया गया वो ये है कि अगर तुर्की की सेना तुर्की की अपनी जमीन के बाहर मौजूद हो तो उस पर हमला होने की स्थिति अलग तरह से देखी जा सकती है। इसी वजह से सीरिया जैसे इलाकों में तुर्की की सैन्य मौजूदगी को लेकर मामला बेहद पेचीदा हो जाता है।
दोस्तों, फिलहाल तुर्की और इजराइल के रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान लगातार इजराइल की लेबनान और सीरिया में सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी तुर्की और सीरिया में बढ़ती सैन्य और राजनीतिक मौजूदगी को लेकर चिंता जताता रहा है। इजराइल को डर है कि सीरिया में तुर्की की ताकत बढ़ने से आने वाले वक्त में उसके लिए नया सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। वहीं तुर्की का कहना है कि सीरिया को कमजोर छोड़ना इलाके में अराजकता, आतंकवाद और दूसरे सुरक्षा खतरों को बढ़ा सकता है। यानी दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग है। और अगर वाकई किसी नाटो सदस्य की सेना के खिलाफ हमला करने की योजना बनाई गई थी तो इससे नाटो की एकजुटता को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है, लेकिन इतना साफ है कि इजराइल और तुर्की के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल की घरेलू राजनीति से, जहां अति दक्षिणपंथी मंत्री इतमार बेन ग्वीर के बयान ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। बेन ग्वीर ने कहा है कि लेबनान में इजराइल की मौजूदा सैन्य कार्रवाई काफी नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि अब बैरूत यानी लेबनान की राजधानी को निशाना बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, उनका ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए ये बात कही। उनका बेटा लेबनान में एक रिकॉग्निसेंस यूनिट के साथ सैन्य गतिविधियों में शामिल है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए इजराइल को और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसी सैनिक की सुरक्षा के नाम पर पूरी राजधानी को निशाना बनाने की बात क्या हालात को और ज्यादा खतरनाक बना नहीं देगी। बैरूत कोई छोटा सैन्य ठिकाना नहीं है। ये लेबनान की राजधानी है जहां आम लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, अस्पताल और जरूरी संसाधन मौजूद हैं। ऐसे में अगर राजधानी पर बड़े हमले की बात को गंभीरता से लिया गया तो इसका असर सिर्फ इजराइल और लेबनान तक सीमित नहीं रह सकता। हिजबुल्लाह पहले ही चेतावनी दे चुका है कि बैरूत पर बड़ा हमला हुआ तो जवाब बहुत खतरनाक दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ इजरायली हमले, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का जवाब, और अगर दोनों तरफ से हमले बढ़े तो पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। अब नजर इस बात पर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बयान से दूरी बनाते हैं या सरकार के भीतर इस तरह की आवाज को आगे बढ़ने देते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद के एक अस्पताल से वापस जेल भेजने की खबर सामने आई है। उनकी पार्टी पीटीआई के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अब ये साफ नहीं है कि उन्हें अस्पताल से जेल वापस भेजने की वजह क्या रही। क्या डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहतर बताई या फिर सरकार की तरफ से कोई नया आदेश आया, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सीरिया के इदलिब प्रांत के मिसान इलाके में जंग के बचे हुए गोला बारूद या बारूदी सामग्री में धमाका होने से कम से कम तीन लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया में सालों तक चली लड़ाई का एक खतरनाक असर ये है कि आज भी कई इलाकों में पुराने बम, बारूदी सुरंग और विस्फोटक सामान मौजूद है। जंग खत्म होने के बाद भी ये सामान लोगों की जान ले रहा, यानी लड़ाई भले ही कम हो जाए लेकिन उसके जख्म जमीन के अंदर बरसों तक छिपे रह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं गजा की। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इजरायली फोर्सेस द्वारा घरों को गिराए जाने के लिए विस्फोटकों से लैस रोबोट इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया। वीडियो में धमाकों के साथ काला धुआं उठता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उस समय हुई है जब गजा में सीजफायर लागू है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सीजफायर है तो फिर ऐसे धमाके और घरों की तबाही क्यों है। गजा में पहले ही बड़ी संख्या में लोग अपने घर खो चुके हैं। हर नया धमाका सिर्फ एक इमारत नहीं गिराता है बल्कि किसी परिवार की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर देता है। दोस्तों, और अब सबसे दर्दनाक खबर नाइजीरिया से। उत्तरी पश्चिमी नाइजीरिया के सोकोटे राज्य में एक बेहद
ज्यादा भरी हुई नाव पलट गई। ये नाव उन लोगों को ले जा रही थी जो गोराऊ के पास चावल की कटाई के लिए जा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि कम से कम 50 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने वालों में बड़ी संख्या बच्चों की बताई जा रही। अधिकारियों के मुताबिक करीब 40 बच्चों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं एक स्थानीय विधायक के मुताबिक नाव में सवार ज्यादातर बच्चे लगभग 10 से 15 साल की उम्र के। कहा जा रहा है कि नाव में कितने लोग सवार थे इसका सही आंकड़ा अभी साफ नहीं है। कुछ लोगों ने 57 तो कुछ ने 70 से ज्यादा लोगों के सवार होने की बात कही है। अब तक करीब 16 लोगों को जिंदा बचाए जाने की खबर है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक नाव के पलटने की कहानी नहीं है, ये उस गरीबी की तस्वीर भी दिखाती है जहां लोग रोजगार और खेती के लिए ऐसी खतरनाक सवारी करने के लिए मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे शायद अपने परिवार का हाथ बटाने निकले थे। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। इन तमाम हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए हमारी दुआएं और घायलों की जल्द से जल्द शिफा की दुआ करते हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही इन खबरों में एक बात कॉमन है, कहीं जंग का डर, कहीं राजनीतिक टकराव और कहीं गरीबी की मार। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज।